जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान की यात्रा सीरीज के तहत हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के तहत हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां तथा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों से संबंधित प्रावधानों को हमने पिछली वीडियो में देखा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जिसे आप लोग देख लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत ही हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करेंगे तथा उनसे जुड़े जितने भी बिंदु बन सकते हैं उन सभी बिंदुओं तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति सर्वप्रथम काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट। मैं लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसको मैं SC+SC लिख दिया हूं। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्या कहा मैंने? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत करते हैं और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर आना चाहिए अनुच्छेद 124। और अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर आना चाहिए 217। ये तो था उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। अब मैं बोला न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर? कोलेजियम की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? कोलेजियम की सलाह पर। किसकी सलाह पर करते हैं? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कोलेजियम की सलाह पर। अब यहां पर आया कि कोलेजियम। अब देखिए कोलेजियम होता क्या है। कोलेजियम साथियों 5 जजों की खंडपीठ होती है। क्या होती है? 5 जजों की खंडपीठ होती है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 मेंबर होते हैं। और एक अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 जो मेंबर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो मैंने कहा क्या कहा? कोलेजियम क्या होता है? 5 जजों की क्या होती है? खंडपीठ होती है, जिसमें 1+4 की संरचना होती है। इसकी संरचना क्या होती है? 1+4 की संरचना होती है। 1 कौन होते हैं? CJI, जो कि क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और जो 4 जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो हमने इसमें देखा कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 114 के तहत, हाई कोर्ट में अनुच्छेद की बात करूं तो 217। किसकी सिफारिश से सलाह पर करते हैं? कोलेजियम की सलाह पर करते हैं। और कोलेजियम क्या होता है? 5 जजों की खंडपीठ होती है, जिसे कोलेजियम कहते हैं। और इस कोलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। 1+4 की संरचना होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा 4 जो अन्य मेंबर होते हैं वो सबसे क्या होते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये था साथियों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। वहीं मैं अगर बात करूं देखो मैंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। लेकिन हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को देखो, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट में कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। उनको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल महोदय इनको शपथ दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जो हाई कोर्ट होते हैं
उनके न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करते हैं? उनके न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और उसका अनुच्छेद अगर पूछे आप लोगों से तो अनुच्छेद अगर पूछे तो 222 है। तो कि मैंने कहा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 222 के तहत। तो मैंने बोला कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनका स्थानांतरण राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अनुच्छेद 222 में दिया हुआ प्रावधान है। उसी प्रकार यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करके लिखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता है। अब आप बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण क्यों नहीं होता? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या पूरे भारत में एक ही होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर एससी लिख दिया हूं, इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? एक है। अब सुप्रीम कोर्ट की संख्या एक ही है तो इसका स्थानांतरण कहां पर होगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता। तो यहां पर मैं बोला, अब देखो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। अगर मैं वहीं पर बात करूं तो जिला जो कोर्ट होते हैं या फिर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल करते हैं। और इनका अनुच्छेद है 233। तो अनुच्छेद 233 के तहत जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो राज्य के हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगला हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत और एक शक्तियां आती है जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, वो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। वो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अगर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो उसका संबंध है अनुच्छेद नंबर 72, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा करता है। पहला होता है या तो सजा को क्या कर सकता है? वो पूर्णतः क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? पूर्णतः क्षमा कर सकता है, पहला। दूसरा क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है। और तीसरा कर सकता है जिसको बोलते हैं परिहार बोलते हैं। और चौथा सजा का माफ करने से संबंधित प्रावधान कौन सा है? विराम कर सकता है, या तो सजा को विराम कर सकता है। और पांचवा कौन सा है? प्रविलंबन। अब हम एक एक करके देखते हैं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत पूर्णतः क्षमा क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, परिहार क्या होता है, विराम क्या होता है और प्रविलंबन क्या होता है। एक एक करके इसे हम समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि पूर्णतः क्षमा क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, परिहार क्या होता है, विराम क्या होता है और प्रविलंबन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि पूर्णतः क्षमा के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध को क्या कर सकता है या फिर किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को पूर्णतः समाप्त या फिर क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? पूर्णतः क्षमा कर सकता है। पूर्णतः सजा को माफ कर सकता है। ये था राष्ट्रपति की पूर्णतः क्षमा से संबंधित क्षमादान की शक्ति। दूसरा शक्ति है लघुकरण। लघुकरण से तात्पर्य है कि जो सजा की अवधि होती है वो तो सेम रहती है, अर्थात 5 साल अगर सजा मिला है तो उसकी सजा की अवधि कितनी रहेगी?
5 साल ही रही थी, लेकिन उसकी प्रकृति को क्या कर देते हैं राष्ट्रपति महोदय, चेंज कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसको कठोर कारावास का दंड मिला है तो उसको सामान्य कारावास में बदल सकता है, लेकिन यदि उसको 5 साल की सजा मिली है तो उसकी अवधि 5 साल भी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है, अवधि उतना ही रहती है। इसमें क्या करते हैं, प्रकृति को क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, प्रकृति को परिवर्तन कर देते हैं और अवधि को क्या कर देते हैं, अवधि उतना ही रहता है, उतना ही रहता है। मतलब मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है, प्रकृति से तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास का सजा मिला है तो उसको सामान्य कारावास में बदल देते हैं, किसके तहत, लघुकरण के तहत, और इसकी अवधि क्या रहती है, सेम रहती है। अर्थात किसी को 5 साल की सजा मिली है तो उसको 5 साल का ही सजा मिलेगा, लेकिन कठोर कारावास के बदले उसको सामान्य कारावास में बदल देते हैं। ये होता है लघुकरण। और अगला होता है परिहार। परिहार क्या होता है, लघुकरण का जस्ट उल्टा होता है। इसमें प्रकृति चेंज नहीं होता, इसमें प्रकृति क्या होता है, चेंज नहीं होता, और अवधि क्या होता है, और अवधि क्या होता है, अवधि चेंज होता है। मैंने कहा जो लघुकरण का जस्ट उल्टा होता है कौन, परिहार। प्रकृति क्या होता है, उतना ही, प्रकृति क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन अवधि को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अर्थात प्रकृति जैसे कठोर कारावास मिला है तो उसको कठोर कारावास ही मिला है, लेकिन यदि कठोर कारावास उसको 5 साल का मिला है तो उसकी अवधि को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, कम कर सकते हैं, परिहार क्षमादान की शक्ति के तहत। और अगला हमारा जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रकार है वो है विराम। इसके तहत राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, किस मतलब एक निश्चित अवधि या फिर कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, सजा को विराम कर दिए रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे कि यदि किसी महिला को क्या मिला है, सजा मिला है, और उस सजा के दौरान यदि कोई महिला गर्भवती है तो जब तक वो महिला क्या नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती, तब तक उसकी सजा को विराम अवस्था में रखते हैं। अर्थात इसके तहत क्या करते हैं, कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए सजा को रोक देते हैं। ये सामान्यतः महिलाओं पर लागू होता है, अक्सर करके, अक्सर कोई महिलाएं क्या है, प्रेग्नेंट है, तो जब तक वो डिलीवरी नहीं होती तब तक के लिए उसकी सजा को क्या कर दिए रहते हैं, रोक दिए रहते हैं। ये राष्ट्रपति की विराम क्षमादान की विराम शक्ति के तहत होता है। अगला है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत प्रविलंबन। प्रविलंबन से तात्पर्य है कि सजा को अस्थायी अवधि के लिए रोक देना, सजा को सजा को अस्थायी अवधि के लिए रोक देना, सजा को क्या कर देना, सजा को अस्थायी अवधि के लिए रोक के रखना। ये सामान्यतः मृत्युदंड या फिर फांसी से संबंधित मामलों पर क्या होता है, लागू होता है। कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, सजा को अस्थायी अवधि के लिए रोक दिया जाता है। ये राष्ट्रपति की प्रविलंबन यानी कि क्षमादान शक्ति के प्रविलंबन के तहत आता है। अर्थात सजा को अस्थायी अवधि मतलब अल्प अवधि के लिए क्या कर देते हैं, रोक के रखते हैं, उसे कहा जाता है प्रविलंबन। तो मैंने बताया राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 72 में दिया है। वो एक होता है पूर्णतः क्षमा, दूसरा होता है लघुकरण, तीसरा परिहार होता है, चौथा विराम होता है, और पांचवा प्रविलंबन होता है। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और देखिए इसके बाद मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि क्या राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति उनकी स्वविवेक की शक्ति है। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि क्या राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति स्वविवेक की शक्ति है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न मेरा आप लोगों से है कि क्या राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने पूछा कि क्या राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति स्वविवेक की शक्ति है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा आप लोगों से है कि क्या राष्ट्रपति क्षमादान करने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। तो देखो, तो इसका आंसर है कि क्या होता है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति क्या नहीं है, स्वविवेक, स्वविवेक की शक्ति नहीं है। ये पहला हो गया। और दूसरा,
मंत्रिपरिषद से सलाह भी नहीं लगता है। क्षमादान के लिए, क्षमादान हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह भी नहीं लेता है। तो मैंने बोला राज क्षमादान की शक्ति स्वविवेक की शक्ति नहीं है। अब बोलते हैं स्वविवेक की शक्ति भी नहीं है और वो क्या है, मंत्रिपरिषद से सलाह भी नहीं लेता है। अब मैं बोलता हूं लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्या किया जा सकता है, क्षमादान की शक्ति को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति क्या नहीं है, स्वविवेक की शक्ति नहीं है। ये तो हो गया उसके क्षमादान की शक्ति स्वविवेक की शक्ति है या फिर नहीं, इसको हम लोग समझ रहे थे। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति ने क्षमादान की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए किसी को गलत तरीके से क्षमादान किया है तो उसके निर्णय को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो स्वविवेक की शक्ति नहीं है। ये तो हो गया क्षमादान की शक्ति। उसके बाद भारतीय संविधान देखो, उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। एक चीज लिख लीजिए कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। इसके अनुच्छेद की मैं अगर बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 से पहले की गठित क्या होता है, मामलों पर क्या करता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए उस सलाह को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। क्या है, अगर वह 26 जनवरी 1950 के पहले से संबंधित मामलों पर अगर वह क्या करता है, सलाह मांगता है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उसे सलाह देने के लिए बाध्य है। अन्यथा ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये तो था साथियों आज की इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत विभिन्न प्रकार की उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा और ये टॉपिक है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।